किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। अच्छे लोग सड़कों पर लगे सुंदर लैंप की तरह होते हैं। वे हमारी यात्रा की दूरी को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पथ को रोशन और यात्रा को आसान जरूर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज कुमार और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर। राइजिंग बिहार पर आप सुन रहे हैं यादों का पिटारा विद नीरज कुमार। कहानियाँ जिनमें आप मिलते हैं उन पुरानी यादों से और अपने आप से भी। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भारतीय युवा साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष सिद्धेश्वर जी की लिखी कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है बसेरा। तो आइए सुनते हैं उनकी ये कहानी। दोस्तों, मैं सिद्धेश्वर आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपनी मेरी कहानी का शीर्षक है बसेरा। परिस्थिति व्यक्ति को भगवान बना देती है और यही परिस्थिति उसे शैतान बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। किंतु हम इतने विवेकहीन हो गए हैं कि पूर्णतः परिस्थितियों का दास बन बैठे हैं। दीनू पढ़ा लिखा नौजवान था, समझदार और विवेकशील भी। फिर क्यों परिस्थितियों से मात खा गया वह? क्यों वर्तमान की चकाचौंध में अपने अतीत को भूल गया? उसकी स्वार्थपरक मानसिकता अब बदलते हुए बात व्यवहार को देख उसके परिवार के सदस्य सोचने लगे हैं, क्या इंसान इतना खुदगर्ज होता है? अतीत को भुला देना सबके लिए इतना आसान नहीं होता। दीनू जब बेरोजगार था तब वह दर दर ठोकर खाता फिरता था। गर्दिश के उन दिनों में उसके बाबूजी सरजू ही एकमात्र सहारा थे उसके जीवन को गति प्रदान करने में। अपनी नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद भी सरजू अपने 27 वर्षीय बेरोजगार जवान बेटे का बोझ ढो रहे थे। दीनू जब अपनी लंबी बीमारी से जूझ रहा था तब उसके बाबूजी ने हजारों रुपए पानी की तरह बहाकर दीनू को प्राणदान दिया था। उन दिनों घर का एकमात्र चहेता बेटा था वह। 5 बेटों में अकेला चहेता। दीनू भी अपने बाबूजी के प्रति आस्थावान था। बाबूजी जब थके हारे बिस्तर पर पसर जाते तब दीनू उनका हाथ पैर दबा दिया करता। सप्ताह में 2-3 दिन अपने बाबूजी को तेल मालिश कर उनको खुश कर दिया करता था। शायद यही कारण था कि दीनू सरजू की आंखों का तारा था। अपने 5 बेटों में अकेला चहेता। बेरोजगार होने के बावजूद दीनू अपने बाबूजी के लिए बोझ न था। अपनी सेवा भावना और बात व्यवहार से उसने अपने बाबूजी का दिल जीत लिया था। उसे इसलिए डांट फटकार नहीं मिलती थी। जब अंधकार अपनी पूरी यौवन अवस्था में हो तब रोशनी की एक छोटी सी किरण की चाहत किसे नहीं होती। सरजू को भी एक विश्वास की किरण आशातीत किए थी कि उसके चहेते बेटे की कहीं भी नौकरी लग जाए तो बुढ़ापा उसका मजे से कट जाए। वक्त किसी के लिए ठहरा है जो आज सरजू के लिए ठहर जाता। परिस्थितियां तो वक्त का महताज होती है। वक्त बदला तो परिस्थितियां बदलनी ही थी। दीनू की तकदीर ने भी करवट ली। बहुत दौड़ धूप तथा तमाम कोशिश के बाद दीनू को सफलता हाथ लग ही गई। सचिवालय में सहायक के पद पर दीनू को नौकरी मिल गई। नौकरी मिल जाने की खुशी जितनी दीनू को थी उससे अधिक खुशी सरजू को हुई, जो अपने बुढ़ापे में सुनहरे दिन के सपने देख रहा था। अपनी नौकरी का पहला वेतन अपने बाबूजी के हाथों में रखते हुए दीनू ने कहा, बाबूजी, ये सारे पैसे आपकी देन है, आपका आशीर्वाद है। यह वेतन आप ही रख लीजिए और खर्च भी। पर बेटा, यह तो तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मैं तो बूढ़ा हो चला, घर का खर्चा तुम संभालो, बस
मेरा क्या? मैं तो नहीं, नहीं बाबूजी, मेरे कमाए हुए पैसों पर भी आपका ही अधिकार है। मैं तो सिर्फ आपके आदेश का पालन करूंगा। सिर्फ अपनी जेब खर्च रख लेता हूं मैं, और बाकी पैसे आपको रखने ही होंगे। दीनू ने अपने बाबूजी के प्रति पूरी आस्था, विश्वास और प्रेम जताते हुए वेतन के पैसे सरजू के हाथों में सौंप दिया। अपने बेटे दीनू से ऐसा बात व्यवहार पाकर सरजू गद हो गया। फिर भी उन्होंने संकोच प्रकट करते हुए कहा, लेकिन 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 कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं पिताजी। घर के मालिक कल भी आप थे, आज भी आप रहेंगे। दीनू भावुकता में बोलता गया। अगर आपने मेरे गर्दिश के दिनों में सहारा ना दिया होता तो मैंने अपनी बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली होती। तब क्या आज जो मैं यह सुखद अवसर देख रहा हूँ, वह सुखद अवसर मुझे हाथ लगता? मेरी तनावग्रस्त भटकी हुई जिंदगी को आपने राह प्रदान की है, एक नई दिशा दी है आपने। मेरा तो सब कुछ आपका ही है। सरजू की आंखें भी भावुकता में प्रेम जल से गीली हो गई, भीग गई पलकें, मगर उन सुख भरे आंसू को टपकने के पहले अपनी धोती की कोर से पोंछ लिया। इस कलयुग में सतयुगी बेटे का अवतार कैसे हो गया? दुनिया भर की खुशियां उसकी मुट्ठी में कैसे समा गई? अपने एक हाथ से दूसरे हाथ की तलहटी पर चुटकी काटते हुए खुद को सपने में होने के भ्रम को तोड़ा उसने। नहीं, यह सब सपना नहीं, हकीकत है। उनके 5 इकलौते बेटों में बस एक दीनू ही उनके बुढ़ापे की लाठी साबित हुआ। शेष 4 बेटों ने नौकरी लगते ही अपने अलग अलग ठिकाने कर लिए। अब बाप को लगभग भूल सा ही गया। जब दीनू का हाथ ढेर सारे नोटों से गर्म होता चला गया तो उसके हृदय की संवेदनाएं भी कपूर बनती चली गई। दीनू को जब जमाने की हवा लगी तब वह भी सोचने पर विवश हो गया कि बाबूजी से आखिर पीठ कैसे छुड़ाया जाए। इस कहानी में अभी तक आपने सुना, दीनू पढ़ा लिखा इंसान होकर भी चकाचौंध की दुनिया में खो गया। दीनू जब बेरोजगार था तो दर दर की ठोकरें खाता रहता था। दीनू जब बीमार था तो कैसे उनके पिता ने उन्हें प्राण दान दिया था। आगे बढ़े उससे पहले सुनिए ये गीत।
तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी। आखिर वेतन उनके हाथों में रखने की जिद तो स्वयं उसने ही तो की थी, मगर अभी से ऐसा सोचना घाटे का सौदा हो सकता है। अभी तो कुंवारा है वह, अभी शादी होना बाकी है। फिर उसे यह भी ख्याल आया कि आजकल अपनी मर्जी से शादी करना तो आम बात है। क्या पता बाबूजी की पसंद हो ना हो। शादी मुझे अपनी मर्जी से करनी है तो बाबूजी को तकलीफ क्यों दूं? ऐसा सोचकर उसने बाबूजी को साफ साफ कह सुनाया, बाबूजी, मैं अपनी शादी के लिए लड़की देख रहा हूँ। इस बुढ़ापे में आप कहाँ कहाँ भटकेंगे, और फिर इधर महंगाई बढ़ जाने से मेरी जेब खर्च भी बढ़ गया है बाबूजी, इसलिए मैं अपने वेतन में से 300 रुपये से अधिक आपको नहीं दे सकता। ऐसी बातें सुनकर सरजू अचंभित रह गया। क्या ऐसी ओछी बातें करने वाला उसका सत्यवादी बेटा दीनू ही है? उन्होंने घर के खर्च के हिसाब का जोड़ घटाव करते हुए कहा, मगर दीनू बेटे, 300 रुपये में तुम्हारा खाना पीना और फिर छोटी बहन की पढ़ाई लिखाई शादी, भला इतना सारा कुछ कैसे हो सकेगा? फिर अभी तो शादी भी नहीं हुई है। पॉकेट खर्च का थोड़ा लगाम का कस लो। फिर 1200-1400 रुपये बैंक में अभी से तुम जमा करके क्या करोगे? अपने बेटे से एक दिन ऐसा सवाल जवाब करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। दीनू ने भी अपने खर्च का बखान करना उचित समझा। मैं साहित्यकार हूँ पिताजी, और पत्रकार भी हूँ। ऊंचे ऊंचे घरानों में पार्टियों में हमें आना जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में 1200-1400 रुपये मेरी जेब खर्च के लिए बहुत अधिक है क्या? थोड़ी देर अपने भीतर विचार विमर्श करते हुए अपने बाबूजी पर भी निशाना कसने में दीनू ने कोई कसर न छोड़ी। फिर आपको भी तो 1500 पेंशन मिलते हैं। मेरे वेतन के पैसों को घर में खर्च में झोंक देकर अपनी पेंशन के पैसों को आप बैंक बैलेंस करेंगे क्या? अपनी रही सही ताकत खो बैठा सरजू। भीतर से बौखलाते हुए उसने उस पर लगाए गए तोहमत का जवाब उस तैस पर उसने दिया। क्या बाबा कर रहे हो दीनू? इस महंगे में घर ही मुश्किल से चलता है और तू बैंक बैलेंस की बात कर रहा है? अगर कुछ पैसे बचा भी रखा हूं तो वह तेरी बहन की शादी में ही तो कमाएंगे। बाबूजी, घर के खर्च की सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर के खर्चे का हिसाब किताब मांगता हूँ क्या? आपको मेरा हिसाब किताब देखना है ना, तो भले देख लीजिए, मगर मैं घर के खर्चे के लिए 300 रुपये से अधिक देने में असमर्थ हूँ। आखिर मेरे अकेले के खाने पीने का खर्च ही कितना उठाना पड़ता है आपको? दीनू के इस प्रश्न पर सरजू गूंगा हो गया। उसने अधिक बहस उचित नहीं समझा। उसे पुरानी कहावत याद हुई, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आज उसकी क्या यह स्थिति आ गई है कि अपने ही बेटे से भीख मांगनी पड़े? और क्या मांगने से भीख मिल जाती है क्या? दिवाली आ गई, किंतु घर के खर्चे में से पैसे नहीं बचने के कारण इस पर घर की सफाई पुताई ना हो सके। दीनू ऐसा बढ़िया मौका गंवाना नहीं चाहता था। आखिर कोई तो बहाना चाहिए बाबूजी से पिंड छुड़ाने के लिए। जो आंखें नम्र होकर श्रद्धा और प्रेम के आंसू टपकाया करती थी, वही आंखें आज आक्रोश उबल रही थी। बाबूजी, मैं 300 रुपये मुफ्त नहीं देता। एक मेरे ही ऊपर इतना था खर्च नहीं होता है आपका। दिवाली आ गई, आखिर घर की सफाई और पुताई कौन करवाएगा? दोनों की बात सुनकर सरजू स्तब्ध रह गया। फिर भी वह नम्र होते हुए बोला, बेटा, तुम्हारे 300 रुपये और मेरे पेंशन के सारे पैसे से मकान का किराया और 2 शाम के खाने पीने का जुगाड़ बैठ जाता है बस। इस बार घर की सफाई पुताई तो अपने पॉकेट के खर्च से कर दे तो क्या होगा? मैं घर की सफाई पुताई कर दूं? दीनू लगभग चीखता हुआ बोला। दीनू नहीं, उसके जेब में खड़खड़ा रहे नोट चीख रहे थे। मैं सब जानता हूं बाबूजी, घर का खर्च कम होता है और आप अधिक खर्च का हिसाब देते हैं। आखिर कौन सी राजसी खाना पाना होता है हमारा? वही रूखी सूखी रोटी और थोड़ी सी सब्जी, वह भी एकदम सादा। आप खुद बैंक बैलेंस कर रहे हैं, खुद दौलतमंद बनना चाहते हैं
आप मुझे नंगा करने की सलाह देते हैं। सरजू की रही सही शक्ति जवाब दे चुकी थी। अचानक फट पड़ने वाली ज्वालामुखी की तरह सरजू भी भड़क उठा। जिस बेटे की जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने अनगिनत रुपये खर्च किए, वही आज एक एक पैसे का हिसाब गिन गिन कर देता लेता है। सरजू चीख उठा और अपनी निर्णयात्मक कदम उठाता हुआ बोला, दिनों तुम्हें अपने 1500 रुपये के वेतन में से 500 रुपये घर के खर्च के लिए देने होंगे, वरना रोज रोज की खींची खींच से अच्छा है कि तुम घर से निकल जाओ, अलग बसेरा बनाकर, शायद तुम्हें अधिक पैसा बचा सको। मुझे अपने ऊपर के खर्च के लिए तुम्हारा एक पैसा भी नहीं चाहिए। आप स्वार्थी हैं, स्वार्थी। पैसे के लिए बेटे को घर से निकालने की बात करते हैं। ठीक है, मैं कल ही दूसरी जगह किराए का मकान लेकर और गुजर बसर कर लूँगा। अब आपके साथ नहीं रहूँगा मैं। सरजू को क्या पता था कि दीनू सचमुच उससे अलग हो जाएगा, अपना अलग बसेरा बसाएगा। क्या ऐसा ही स्वप्न देखा था उसने? रिश्तों की गांठ खोलने में पैसे की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्या? उसे अपने आप पर ग्लानि होने लगी थी। क्यों गुस्से में वह दीनू से घर छोड़ने की बात कह बैठा था। दीनू लज्जित होकर उसके पैरों पर गिरकर पश्चाताप का आंसू बहाएगा, माफ़ी मांगेगा और साथ रहने की जिद करेगा। उसने ऐसा ही सोचकर बेटा को फटकारा था, मगर सरजू को क्या पता दीनू की बनी बनाई योजना इतने दिनों के बाद सफल हो रही थी। दीनू तो लज्जित नहीं हुआ, किंतु सरजू अपने गुस्से पर अफसोस करते हुए अपने बेटे दीनू को मनाने लगा। बेटा दीनू, मैं तो गुस्से में आकर ना जाने तुम्हें क्या क्या कह गया। तू मेरी बातों का बुरा मत मान। आखिर मैं तेरा बाप हूँ ना। तू मुझे 300 रुपये ही दे, उतना ही से काम चल जाएगा, मगर मेरे ही साथ रह तू। अरे घर की सफाई रंगाई तो अगले साल भी हो जाएगी, मगर एक बार घर छोड़कर तू चला गया ना, तो तू फिर वापस मुझे नहीं मिल पाएगा। तू मेरे साथ ही रहेगा बेटा, तू मेरे घर में ही रहेगा। मगर दीनू यह मौका हाथ में जो आया हुआ था उसे वह गंवाना नहीं चाहता था। शादी के बाद अलग बसेरा बसाने से तो बेहतर है शादी के पहले ही घर द्वार छोड़कर अपने सपनों को रंग दिया जाए। वह अपने दिल को कठोर करते हुए बोला, बेटे से अधिक आपको पैसे से प्यार है ना। मैं अब आपके झांसे में आने वाला नहीं। मैं अब किसी भी कीमत पर आपके साथ नहीं रहूँगा। मैंने दूसरी जगह अपना बसेरा डालने की बात अच्छी तरह सोच लिया है। मेरे दोस्त, संगी, साथी, रिश्ते नाते, मोहल्ले सभी आप पर ही थूक रहे हैं, मुझ पर नहीं। कहता हुआ दीनू घर से बाहर की ओर निकल पड़ा, एक अपना नया बसेरा बसाने के लिए। अभी आप सुन रहे थे सिद्धेश्वर जी की लिखी कहानी बसेरा। बस इतनी सी थी ये कहानी, और चलते चलते अपने उन सभी साथियों के नाम भी तो आपको बता दूं, जिसकी मदद से इस शो को हम तैयार कर पाए हैं। इस शो के सह प्रोड्यूसर हैं सिद्धेश्वर, रायगढ़ बिहार की ओर से विजयानंद विजय एवं ऋचा वर्मा जी, और इसके साउंड डिजाइन करते हैं हमारे साउंड इंजीनियर अमरजीत सिंह। अभी चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलूँगा एक नई कहानी लेकर। ये है यादों का पिटारा विद नीरज कुमार। कहानियाँ जिनमें आप मिलते हैं उन पुरानी यादों से और अपने आप से भी।